बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ग्रेविटेशन और उसका फर्स्ट टॉपिक है द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो हमारे पास साइंटिस्ट है उसने हमें एक फोर्स के बारे में बताया है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है असल में ये होती क्या है और ये जो आइजैक न्यूटन है इसने इस ग्रेविटी के बारे में कैसे बताया है। ये वो साइंसदान है जिसने हमें असल में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया है कि ग्रेविटेशन का कानून क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है। न्यूटन के कानून के मुताबिक आपको, अगर आपने न्यूटन्स के लॉज पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ क्या था कि एक जिस्म उस वक्त तक अपनी हालत को बरकरार रखता है, यानी उस वक्त तक अपनी मोशन में रहता है या साकिन हालत में रहता है जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो वो अपनी साकिन हालत में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना करेगी। अब 1665 की एक शाम को आइजैक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठा था तो अचानक उसके सर के ऊपर एक सेब आकर गिरा। असल में वो जो जहन में सोच रहा था कि ये जो प्लैनेट्स हैं, वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के गिर्द किस तरह मूव करते हैं। तो जैसे ही उसके सर के ऊपर एक सेब गिरता है तो उसके जहन में ख्याल आता है आखिर कोई ना कोई ऐसी फोर्स तो होगी जो इसको जमीन की तरफ ला रही है। ये सेब ऊपर की तरफ भी तो जा सकता था, ये सेब हवा में सस्पेंड भी तो हो सकता था, ये नीचे की तरफ क्यों आया है? नीचे की तरफ आया है तो कोई फोर्स इसको खींच के लाई है। जो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच के लाई है असल में उसने इस फोर्स को नाम दिया था फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का इसको नाम दिया था। अब देखें कि वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के गिर्द क्यों मूव करते हैं। ही डिस्कवर्ड, अब स्टूडेंट लिख देते हैं ही डिस्कवर्ड, अगर क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं कि ही डिस्कवर्ड। अब पता नहीं होता किसने डिस्कवर्ड, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट क्वेश्चन अलग है क्योंकि मैंने ये पूरा पहले से टॉपिक समझाने के लिए नाम लिखा है। यहाँ पर उसने आपने इस साइंटिस्ट का नाम लिखना है कि न्यूटन डिस्कवर्ड दैट there exists a force due to which every in the universe, कि एक ऐसी फोर्स पाई जाती है जिसकी वजह से यूनिवर्स में कोई भी जिस्म, एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, हर जिस्म क्या करता है दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट करता है यानी अपनी तरफ खींचता है। तो उसको उसने नाम दिया था, ही नेम्ड दिस फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया था, यानी उसने कहा है कि यूनिवर्स के अंदर जो भी जिस्म है वो दूसरे जिस्म को एक फोर्स के साथ खींच रहा है, उसने इस फोर्स को नाम दिया है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देखने के बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन का कानून क्या है। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड या इन द यूनिवर्स, इस कायनात के अंदर हर जिस्म अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, दूसरे जिस्म को अट्रैक्ट कर रहा होता है विद द फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, कि वो उसके मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम इसको लिख लेते हैं F is directly proportional to M1 and M2। अब बात आती है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर भी फोर्स है और ये M1 है और ये M2 है। उसके बाद उसने कहा है
their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके सेंटर के डिस्टेंस के दरमियान। यानी अब ये इसका सेंटर पॉइंट और इसके सेंटर पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये उसके मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इन्वर्सली का तो आपको पता है कि अगर फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस कम, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। अगर डायरेक्टली की बात की जाए, फोर्स ज्यादा है तो दोनों मैसेज भी ज्यादा होंगे, फोर्स अगर कम होगी तो मैसेज भी क्या होंगे, कम। इसी तरह अब हम लिखते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d²। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम दोनों को एक ही इक्वेशन में लिख लेते हैं, यानी आएगा m1 m2/d²। अब आपको पता है जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगेगा असल में वो होगा g, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब आएगा g m1 m2/d²। ये हमारे पास क्या आ गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू आ गई है। अब कहाँ से आई है, हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से हासिल की है। अब ये जो जी क्या है, जी असल में हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट है तो मतलब है कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम रहेगी। तो इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है g इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज है ये आपने याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल के अंदर भी इस्तेमाल होती है और एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब देखें ये कांस्टेंट इस तरह है कि अगर जमीन के ऊपर बहुत से जिस्म पड़े होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मास ये है, एक मास ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये किस वजह से कर रहे हैं, एक दूसरे के मास की वजह से। और असल में जो मास है ना, ग्रेविटेशन की जब बात आएगी तो ये वेट में होगा, यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m g हो जाएगा। यानी g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, मास उसका m होगा और वेट क्या होगा, W होगा। अब आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये एक दूसरे को अब क्या है, अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट अब एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, ड्यू टू देयर मैसेज, ये अपने मैसेज की वजह से अट्रैक्ट नहीं करते। यहीं पर अगर दो हम मैग्नेट की बात करते, मैग्नेट लेते तो फौरन ही एक दूसरे को क्या कर लेते, अट्रैक्ट कर लेते, क्योंकि उनकी जो फील्ड थी वो ज्यादा थी। अब मैसेज ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी ज्यादा, अगर मैसेज कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फील्ड भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब जब जो दूर होते जाएंगे तो और ही ज्यादा वो फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब देखें, अब हम भी जितने चीजें हैं, इंसान है, जानवर है, और भी जो चीजें हैं वो अपने कम मास की वजह से, क्योंकि जमीन का मास काफी ज्यादा है तो जमीन उनको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाते हैं तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो अब ये इसका जो वेट है, अब वो क्या है, मैं अर्थ के उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं।
अब वो क्या कर रही है, ऑन द अर्थ, जमीन के ऊपर, इज द रिजल्ट ऑफ, वो उसका नतीजा है किसका, ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो नतीजा है। ठीक है, अब क्या है, बिटवीन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन के दरमियान होगी, बिटवीन द अर्थ एंड, जमीन, और उसके बाद क्या होगा, अर्थ और बॉडी के दरमियान क्या होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। अब देखें, वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किन के दरमियान होना चाहिए, अर्थ और उस बॉडी के दरमियान, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब न्यूटन का तीसरा कानून अगर ये आपको याद हो कि टू एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में तो बराबर होता है लेकिन सिमत में क्या होता है, मुखालिफ होता है। अब मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, ये एक्शन के तौर पर फोर्स लगा रहा था और ये क्या कर रहा था, रिएक्शन के तौर पर फोर्स लगा रहा था, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब है ग्रेविटेशनल लॉ भी तो यही कुछ है कि अट्रैक्टिंग बॉडीज होंगी, बॉडीज क्या करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। जब बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो एक्शन और रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर, लेकिन सिमत में क्या हो जाएंगे, मुखालिफ। सो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ का जो आपस में रिलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।